हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक। मैं आपका अपने चैनल क्रैक्टेड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज़ चल रही है, हम सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पेडागॉजी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक क्वेश्चन पेपर को पूरा किया, जिसमें कि हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सीडीपी के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का पेपर जो है ये हुआ था 1 जनवरी 2022 को। तो उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने लिया है और इसमें सीडीपी वाले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं इसमें कि जो ये क्वेश्चन पेपर है ये क्वेश्चन पेपर 1 है और क्वेश्चन पेपर 1 वाला है। और ये हुआ था 2022 में हुआ था। 1 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन पेपर, उस दिन का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और बहुत जल्द हम हिंदी की पेडागॉजी को भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम हिंदी वाले सीडीपी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। ये क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोड में हुआ था। आप सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नियम है जो यह सुझाव दे रहा है ऑप्शंस में कि विभिन्न शरीर के अलग अलग अंग जो हैं वो अलग अलग चरणों में अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं। तो आप यहाँ से एक लाइन लिख कर रख सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग चरण में, चरण का मतलब है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, लाइक कि शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, तो किशोरावस्था हो गया। ये सब जो स्टेजेस होते हैं उसमें शरीर के अंगों का विकास जो है वो अलग अलग दर से होता है। तो किस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा होता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास जो है वो एक आयामी होता है। तो मैं कमेंट बॉक्स में एक वीडियो पिन करवा दूंगी इस क्वेश्चन, मतलब जो विकास के प्रिंसिपल हैं, विकास के जो सिद्धांत हैं उसको मैंने पढ़ाया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि विकास जो है वो एक दिशीय नहीं होता, विकास जो है वो बहुदिशात्मक होता है। तो ये तो नहीं होगा, यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है डेवलपमेंट। उसके बाद जो अब एक आयामी नहीं होता विकास जो है वो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सामाजिक आयाम हो गए और नैतिक आयाम हो गए, फिजिकल हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, मतलब उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, सिर्फ एक आयाम नहीं होता। अगला है कि एक दिशीय होता है, तो विकास जो है वो एक दिशा में नहीं होता है। ये भी सही नहीं है क्योंकि ये स्पाइरल होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल होता है। और अगला है कि अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, अगला ऑप्शन देखें कि विकास जो है वो एक असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने पढ़ा होगा विकास का जो पहला सिद्धांत लोग पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इस ऑप्शन में बोल दिया ये असतत प्रक्रिया है। विकास असतत नहीं होता, सतत होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। डेवलपमेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगला हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, विकास की दिशा जो है वो अधोगामी और शीर्षगामी होती है। जो विकास की दिशा होती है वो अधोगामी और शीर्षगामी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि ऑप्शंस को एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि प्रिंसिपल, इसमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है, जिसमें से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के डिफरेंट रेट एट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग रेट से अलग अलग अंग का डेवलपमेंट होता है। तो आप इस लाइन को लिख कर रख सकते हैं क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में इसको पूछा भी गया है। तो
तो जो डेवलपमेंट है वो यूनी डायमेंशनल होता है, नहीं ये मल्टी डायमेंशनल होता है। यूनी डायरेक्शनल नहीं होता है ये। उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है और सेफेलोकॉर्डल होता है। तो आपको मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था वीडियो में, इसको मैं पिन करवाऊंगी। आप लोगों के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है और सेफेलोकॉर्डल होता है। सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो डेवलपमेंट कैसा होता है और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो कि कैसा होता है। तो ये मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। और अगला इसको कर जरूर लीजिएगा कहीं से भी, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिर से पैर की तरफ, डेवलपमेंट में क्या होता है कि सेफेलोकॉर्डल जो होता है वो हेड से टो की तरफ होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अच्छा इधर से ही, ये हेड से टो की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, सेंटर से मतलब कि केंद्र से परिधि की ओर होता है, ठीक। तो आप इसको एक बार वीडियो में देख लेंगे, मैंने बहुत ठीक से बताया है उसमें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, या फिर बचपन वह अवधि है जिसको भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है 10 भिन्न अवस्थाओं में, ठीक है। तो बचपन वह अवधि होती है 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है जिसको, या फिर बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, या फिर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर ही आधारित होता है। तो ये केवल वर्ड तो आप सबसे पहले काटेंगे कि केवल वर्ड तो होता ही नहीं, क्योंकि बच्चों का विकास जो आनुवंशिकता का जितना रोल होता है उतना ही पर्यावरण का भी रोल होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, बच्चों की जो सोच होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, तो ये तो बहुत ही गलत है। बच्चों की जो सोच होती है वो सोशल इंटरेक्शन मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया से जो है वो प्रभावित होती है, ये भी गलत है। और बच्चों को बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई सर्टेन बचपन को 10 भिन्न अवस्थाओं में नहीं बांटा गया है, ठीक है। अगला है कि बच्चों का विकास जो है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों का जो विकास होता है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये बिल्कुल कथन सही है चारों में से, ठीक है। तो आपको देखना है कि 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से ऑप्शन दिए गए हैं जो एकदम सही हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे देख रहे हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, 10 अलग अलग भागों में बांटा नहीं गया है और नॉट कर दिया है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। और यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ कर दिया है, क्योंकि जेनेटिक्स का जितना रोल होता है उतना ही इन्वायरमेंट का भी हमारे रोल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, क्या ये अनुकूलन कहलाती है। आपको जोड़ना है आनुवंशिकता से जो चीज़ें जुड़ी हुई हो आपको उससे जोड़ना है, ठीक। तो अनुकूलन जो है वो आनुवंशिकता से जुड़ी हुई नहीं है, जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये आनुवंशिकता से जुड़ी हुई नहीं है। सिर्फ समाजीकरण भी आनुवंशिकता से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि ये वातावरण से जुड़ी हुई है। जो परिपक्वता होती है वो आनुवंशिकता से जुड़ी हुई है, और आनुवंशिक विन्यास में पूर्व निर्धारित होती है। ये चीज़ें जो है वो हमारे जीन से ही पहले से ही निर्धारित हो जाती हैं, तो उससे प्रकट होने वाली जो प्रक्रिया है वो परिपक्वता कहलाती है। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, वो डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, वो डी होगा। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन इज कॉल्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैच्योरेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैच्योरेशन बोलते हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजीकरण का प्राथमिक और
द्वितीयक कारक क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका फ्री का क्वेश्चन है, इसमें कुछ लगाना ही नहीं है दिमाग आपको। सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है कि समाजीकरण में आपको 2 बातें पढ़नी है। एक प्राथमिक समाजीकरण मतलब कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होता है सेकेंडरी समाजीकरण मतलब कि द्वितीयक समाजीकरण मतलब कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन। 2 बातें इसमें होती हैं। आपको बस दोनों के एग्जाम्पल याद रखना है कि प्राथमिक जो समाजीकरण होता है उसमें परिवार आता है और जो द्वितीयक समाजीकरण होता है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो क्वेश्चन में वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे समाजीकरण का प्राथमिक पहले जो है वो प्राथमिक है, तो प्राथमिक में परिवार आएगा, परिवार और कहीं है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन जो है वो पहला ही सही हो जाएगा। तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय जो है वो समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल किसी ना किसी तरीके से यही क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर आता है। कभी पास पड़ोस लिखेगा, कभी विद्यालय लिखेगा, कभी परिवार लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है वो जरूर से जरूर आते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि प्राथमिक जो समाजीकरण होता है उसमें परिवार आता है, द्वितीयक में जो है विद्यालय हो गया, मीडिया हो गया, पास पड़ोस हो गया, ये सब जो है वो द्वितीयक में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे फैमिली इज़ अ प्राइमरी एंड स्कूल इज़ अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लॉरेंज कोहलबर्ग। मैंने इस आप क्वेश्चन पेपर जब मैं एनालाइज कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम तीसरा क्वेश्चन पेपर ये कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन पेपर में लॉरेंज कोहलबर्ग से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो लॉरेंज कोहलबर्ग की जो ये थियरी है, लॉरेंज कोहलबर्ग की जो ये थियरी है वो क्या है कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है वो क्या होता है। क्या वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय लेते हैं, या सामाजिक अनुबंध बनाए रखने को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, या फिर दंड और आज्ञा पालन को भी ध्यान में रखते हैं, उस पर बेस्ड होता है इनकी मोरालिटी। उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो पहले तो आप इसको अगर आपने पढ़ा है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा करने में। अगर आप देखेंगे कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत सबसे लास्ट स्टेज की बात होती है और उसमें मतलब किशोरावस्था और उससे ऊपर के लोग आते हैं। तो क्या 7 से 8 वर्षीय बच्चे इसमें आएंगे? कभी नहीं आएंगे। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है बहुत हाई लेवल की थिंकिंग हो जाती है इसमें। ठीक, तो इसमें तो आएंगे नहीं। और उसके बाद सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, किशोर बच्चे आते हैं इसमें। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये सब में बड़े बच्चे आते हैं। लेकिन 7 से 8 वर्ष का बच्चा है तो वो क्या है, लेवल 1 में आएगा। लेवल 1 में जो है वो दंड और आज्ञाकारिता की अवस्था होती है। दंड और आज्ञाकारिता पर बेस्ड होता है उनकी नैतिकता। जो बच्चे होते हैं मतलब कि जिस काम से जितना ज़्यादा दंड मिलेगा वो काम उतना ज़्यादा बुरा है, और जिस काम से जितना कम दंड मिलेगा वो काम उतना ही ज़्यादा अच्छा है उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग। तो बच्चे सोचते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, अगर हम चोरी करेंगे उसके लिए उनको मारपीट होती है, उनको मार पड़ती है, तो उनको लगता है कि हाँ चोरी करना बहुत ही बुरा है। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, बहाने बनाएंगे, उसके लिए उनको मारपीट का सामना करना पड़ता है, तो उनको लगता है हाँ ये काम बहुत ही बुरा है। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक कि अपना होमवर्क समय से कर रहे हैं, अपने ड्रेस को सही जगह पे रख रहे हैं, अपने बैग को फेंक नहीं रहे हैं, उसके लिए अगर हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं तो उनको लगता है कि ये सब काम अच्छे हैं। तो उनकी जो नैतिकता होती है वो दंड और आज्ञा पालन पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन में से था ये, कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर 7 to 8 year old चिल्ड्रंस मोरल डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है, ये क्या बोलता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिपक्ष लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कि कहानी कहना, जैसे कि कहानी कथन में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा
कि जीन पियाजे की जो थियरी है उसमें हम पढ़ते हैं, मतलब क्रमबद्धता के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें क्रमबद्धता को कैसे डिफाइन किया गया है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई के आधार पर क्रम देना। तो जीन पियाजे का जो स्टेज होता है उसमें बच्चे सीरिएशन करने लग जाते हैं, जैसे कि लंबाई के आधार पर क्रम देते हैं, मोटाई के आधार पर क्रम देते हैं, या फिर छोटे से बड़े के आधार पर क्रम देते हैं, बड़े से छोटे के आधार पर क्रम देते हैं। तो सीरिएशन का जो क्रमबद्धता जीन पियाजे के सिद्धांत में प्रयोग किया गया है, उससे चारों ऑप्शंस में से यही ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम कुछ भी हो सकता है, लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, मोटाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, छोटे से बड़ा हो सकता है, उसके आधार पर क्रम देने की बात जो है वो सीरिएशन में जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, इसकी बात नहीं की गई है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कि कहानी कथन में होता है, इसकी भी बात नहीं की गई है। स्थानों जैसे कि अपने विद्यालय का स्थानकीय मानचित्रण करने की क्षमता, तो ऐसी बातें कोई नहीं की गई हैं। अगर आपने जीन पियाजे की थियरी को जरा सा भी पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि वो क्रमबद्धता की बात करते हैं। क्रमबद्धता में किसी एक आयाम को पकड़ के उसके हिसाब से क्रम में चीज़ों को लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाँ, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। ठीक, ऐसे एक नसीमा नाम की 5 वर्ष की लड़की है, उसको यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को, जो चिकनी मिट्टी है उसके गोले को यदि दबा देंगे तो एक सांप के रूप में परिवर्तित हम उसको कर सकते हैं, और करें तो चिकनी मिट्टी जो है वो बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी क्या है, वो बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के हिसाब से उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? क्या वो जीववाद का तर्क है? जीववाद को एनिमिज्म बोलते हैं। तो जीववाद का तर्क नहीं है, क्योंकि जीववाद में क्या होता है कि निर्जीव चीज़ों को सजीव का नाम देते हैं। लाइक कि अगर बच्चे को टेबल से चोट लग रही है, ठीक, टेबल से चोट लग गई, तो आप कहेंगे कि मैंने टेबल को मार दिया, तो बच्चा चुप हो जाएगा कि हाँ, वो निर्जीव चीज़ों में सोचता है कि इसमें मतलब जान है, और मुझे इससे चोट लगा तो मैं भी इसको मार दूंगा, तो इसको भी चोट लग जाएगी। तो ये एनिमिज्म होता है, जीववाद की भावना बच्चों में होती है। तो ये जो है ये प्री ऑपरेशनल में आता है। तो जीववाद की जो भावना है, जीववाद की जो जीन पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, तो जीववाद का तर्क नहीं है, केंद्रीयता का तर्क ये हो सकता है। ये केंद्रीयता का तर्क जो है ये हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि और क्या क्या ऑप्शंस जो है वो हो सकते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है कि परिकल्पित निगमनात्मक की सोच यहाँ पे है नहीं। ऐसे कोई ये बहुत हाई लेवल की है, हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग, जो कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग लास्ट स्टेज में आती है, तो ये वो स्टेज है नहीं। और संक्रामक परिणाम निकालना, तो ये भी नहीं है। ठीक, ये भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सेंट्रेशन, मतलब कि केंद्रीयता पे आधारित है। ये जो क्वेश्चन है वो केंद्रीयता पे आधारित है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में परिवर्तित करेंगे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाएगी। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो है इसके पीछे जो है वो केंद्रीयता का तर्क है। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। Nazima, a 5-year-old, is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग इस रीजनिंग के पीछे कौन सी थिंकिंग लगी हुई है? तो एनिमिस्टिक थिंकिंग है नहीं, एनिमिस्टिक थिंकिंग नहीं है, सेंट्रेशन की थिंकिंग है, हाइपर डिडक्टिव थिंकिंग भी नहीं है, ट्रांजिटिव थिंकिंग भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सेंट्रेशन की थिंकिंग लगी हुई है बच्चे की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पे आधारित है? लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना पे आधारित है, व्यवहारवाद पे आधारित है, मनोविश्लेषण पे आधारित है, या फिर सार्वभौमिकता पे आधारित है? तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है? सामाजिक संरचना पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और पिछले क्वेश्चन पेपर में हमने इस क्वेश्चन को देखा था, और इस क्वेश्चन पेपर में भी हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और
आप देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ऑफर्ड अ थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ, तो यहाँ पे किसमें क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो उसके लिए लेव वाइगोत्स्की ने किस शब्द का प्रयोग जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने किया है। तो आपको अपने क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी तीनों में आ सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की का, तो ये तीनों पेडागोजी में, मतलब लैंग्वेज के किसी भी पेडागोजी में आ सकता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद, खुद से बच्चे बात कर रहे हैं, तो इस वर्ड के लिए किसका प्रयोग किया है, तो उन्होंने निजी संवाद का वर्ड यूज़ किया है। निजी संवाद का जो वर्ड है बच्चे के लिए यूज़ किया गया है। प्राइवेट स्पीच वर्ड का यूज जो है वो लेव वाइगोत्स्की ने किया है। पार्ट का यूज़ लेव वाइगोत्स्की ने किया है, लेकिन हेल्प के लिए किया है। प्राइवेट स्पीच मतलब स्वयं से बात करने के लिए नहीं किया गया है। स्व केंद्रीयवाद जो है वो इन्होंने वर्ड ही यूज़ नहीं किया गया है। सेंट्रेशन की बात जो है वो जिन पे जो करते हैं ये नहीं, और उच्च स्वर में वार्ता की भी बात इन्होंने नहीं की है। ये क्वेश्चन तो फ्री का क्वेश्चन है, ये लेव वाइगोत्स्की से बहुत ईजी क्वेश्चंस आ गए हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। अपने से बात कर रही है लड़की, तो वो क्या है, वो प्राइवेट स्पीच है। ठीक, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हो सकती है। ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अलगाव करना, और सहयोगितापूर्ण अधिगम देना, और पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना। तो आप देख सकते हैं ड्रिल और अभ्यास पर, ड्रिल का मतलब है कि एक ही चीज़ बार बार करवाते रहना। ठीक, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देने की बात, प्रगतिशील मतलब कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम कभी नहीं करता है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देने की बात। हालांकि बच्चे जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर ड्रिल बहुत ज़्यादा कराए जाते हैं, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा में जो है वो ड्रिल और अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता है। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, तो सेग्रीगेशन अलगाव की बात भी जो है वो, सेग्रीगेशन या फिर अलगाव की बात भी ये नहीं करता है। सेग्रीगेशन या फिर अलगाव की बात भी प्रगतिशील शिक्षा जो है वो नहीं करता है। हाँ, प्रगतिशील शिक्षा जो है वो सहभागिता पूर्ण अधिगम की बात जरूर करता है। पुरस्कार और दंड की बात भी प्रगतिशील शिक्षा नहीं करता है। ये क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें से, तो फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है, सेग्रीगेशन पे ध्यान बिल्कुल नहीं देता, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ध्यान देता है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हैज़ द ability to understand the intentions and desires of others. The child has, एक ऐसा बच्चा है जिसके पास योग्यता है दूसरों के इंटेंशंस को, दूसरे की इच्छाओं को समझने का, तो उसके पास कौन सी स्किल है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, एक बार आप कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी से आया हुआ है। हार्वर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर ऑफ अदर्स, तो दूसरों के इंटेंशन को, डिज़ायर को समझने की जो क्षमता है एक बच्चे में वो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है। इंट्रा और इंटरपर्सनल में ही आप कंफ्यूज होते हैं, तो इंटरपर्सनल होगा। दूसरों को समझना इंटर होता है, खुद को समझना इंट्रा होता है। ठीक है, हमें याद रखना है कि अगर हमें दूसरों की इंटेंशन को समझना है, दूसरों के डिज़ायर को समझना है, दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करना है, तो उसमें हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस लगता है। और हमें खुद की बातों को समझना है, खुद के ही चीज़ों को अपने आप से समझना है, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शा रही है। तो यह किसको दर्शा रही है,
अंतरा वैयक्तिक बुद्धि को दर्शा रही है, और अंतः व्यक्तिगत बुद्धि जो होती है वो अपने आप को समझने के लिए होती है। Which of the following statement is proposed in National Education Policy 2020? तो National Education Policy 2020 which of the following statement is proposed, इसमें चारों में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रपोज की गई है, प्रस्तावित की गई है उसके द्वारा। ठीक, तो पहला क्या है, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग, अपने मदर टंग में मतलब शिक्षा देना, एंड इज़ डिट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब अपने मदर टंग में शिक्षा देने की बात की जा रही है यहाँ पे। और अगला है कि स्कूल्स शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, इसकी तो बात ही नहीं की गई है। ठीक, और अगला है कि मल्टीलिंग्विज्म हैज़ द ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा ये क्वेश्चन जो है वो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला, वो पिछला क्वेश्चन पेपर हमने किया था उसमें यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि मल्टीलिंग्विज्म हैज़ अ ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट्स। तो उसमें हमें मल्टीलिंग्विज्म को सिलेक्ट करना था उसमें, कि बहुभाषावाद जो है वो एक पूंजी के रूप में होती है क्लासरूम में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो NEP 2020 का है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ये क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाया गया कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन NEP 2020 ने प्रस्तावित किया था। तो मल्टीलिंग्विज्म मतलब कि बहुभाषावाद जो है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जो बाइलिंगुअल अप्रोच होती है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है NEP ने। हाँ, NEP में ये जरूर कहा गया है कि मल्टीलिंग्विज्म जो है वो बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे जो है वो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। NEP 2020 के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा कथन जो है वो प्रस्तावित है। तो अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। क्या बाधक है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की ही बात कही थी। ठीक है, उन्होंने मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात NEP 2020 जो है वो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात NEP 2020 में कही गई थी। तो ये बाधक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कहा ही नहीं गया उसमें। अगला है कि विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं कहा गया ऐसा उसमें कहा गया है कि अपनी मदर टंग में बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, अगर हो सके तो मतलब कि अपर प्राइमरी के बाद भी अगर संभव हो तो दिया जाए। अगला है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि बहुभाषी होने से बच्चों के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। अगला है कि द्विभाषाई उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ठीक, यहाँ पे C ऑप्शन जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जेंडर का जो रोल है, जेंडर का जो रोल्स है वो क्या है, जेंडर का रोल क्या है, जेंडर की क्या भूमिका है, कौन सा बिहेवियर है, बायोलॉजिकल है, जेनेटिकली है, लर्न्ड है, इनेट है। तो यहाँ पे कौन सा है वो A होगा। A ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसको हम ये जो व्यवहार है वो हम सीखते हैं सोसाइटी में आके। जो जेंडर की भूमिकाएं हैं वो क्या है, वो अधिग्रहित है, लर्निंग से हम इसे सीखते हैं। ठीक है, अधिग्रहित व्यवहार है मतलब कि अधिग्रहण किया हुआ व्यवहार है, मतलब कि सीखा गया व्यवहार है। जेंडर की जो भूमिकाएं होती है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़के हो तो मतलब जैसे कि जेंडर की भूमिकाएं जो भी डिसाइड की गई हैं वो सीखे हुए व्यवहार से हमने सीखा है। कहीं से दिया थोड़ी ना गया है कि हाँ ऐसा लिख के कहीं से आया है और उसको हम कर रहे हैं, वो सीखा हुआ व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार नहीं है। ये बिल्कुल जन्मजात नहीं है, ये जैविक संरचनाएं भी नहीं है। ठीक है, जैविक संरचना भी नहीं है और आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित भी नहीं है। जेंडर रोल जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आती है। ठीक है, जेंडर की जो रोल्स होते हैं वो सोशलाइजेशन में मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो सोसाइटी की जो बातें होती हैं उससे जैविक संरचना की क्या मतलब है, उससे जैविक संरचना हो या फिर आनुवंशिक हो या फिर जन्मजात, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सीखा हुआ व्यवहार है, मतलब कि हम सोसाइटी में सीखते हैं इसको। तो ये अधिग्रहित व्यवहार होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है,
ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CCE का प्राइमरी गोल क्या है। CCE का प्राइमरी गोल क्या है, ये क्वेश्चन, ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो जो CCE का है, जो कि प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, तो बिल्कुल भी नहीं। परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए CCE का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है ये। To assess children's understanding and modify the curriculum and pedagogy for students, मतलब चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग को एसेस करना, मतलब कि आकलित करना, और करिकुलम को, मतलब करिकुलम का मतलब कि पाठ्यक्रम को मॉडिफाई करना, बदलना, और पाठ्यक्रम को, और पेडागॉजी मतलब कि शिक्षा शास्त्र को स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग बदलना। ठीक है, जैसे कि मैं क्लासरूम में कुछ पढ़ा रही हूँ और मैं उसको एसेस भी कर रही हूँ कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं। अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं तो मुझे अपने शिक्षण के तरीके को, मतलब पेडागॉजी को चेंज करना होगा, अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस लाना होगा। रिजिड नहीं हो जाना है कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, सीखे या ना सीखे। तो शिक्षण के तरीके में हमें चेंज लाना होगा। उसके बाद अगर पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं या फिर याद करने पे फोकस किया जा रहा है, तो उसे हम बदल भी सकते हैं, बदल देते हैं। तो ये सब जो है वो CCE के, ये सब जो है वो क्या होते हैं, CCE का प्राइमरी गोल है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। टू असाइन रैंक, रैंक देने के लिए जो है वो CCE नहीं किया जाता। ठीक है, देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को रैंक के आधार पे बांटा नहीं जाता है। एंड टू डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज पास और फेल के लिए भी इसको नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। और CCE जो है ये सब फ्री के टॉपिक होते हैं, बहुत ईजी टॉपिक होते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन या फिर व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की एक दूसरे से तुलना करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है, तो बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार जो है वो रूपांतरित करना, ये बिल्कुल सही है। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, रैंक देना, ये सब बिल्कुल गलत है। CCE का ये उद्देश्य नहीं है। छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना, ये भी CCE का उद्देश्य नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणाम का उपयोग कौन करेगा, मेरे अलावा इस परिणाम का उपयोग कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो मूल्यांकन पद्धति तय करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मेरे अलावा इस परिणाम का यूज़ और कौन कौन करेगा, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देना भी चाहिए। अगला क्या है कि विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और मूल्यांकन पद्धति में कौन सा तरीका है कि अध्यापिका स्वयं को शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, स्वयं के शिक्षा शास्त्र में चिंतन करने में मदद करेगा, ये भी सही है। और कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, ये भी सही है। चारों ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव है। 1 2 3 4 चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। असेसमेंट करते हुए एक टीचर को अपने क्लासरूम अपने माइंड में इन बातों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन में वेरिएशन है। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे 1 2 और 3 है सिर्फ, ठीक। और अगर आप हिंदी वर्जन को देखेंगे तो मुझे भी अभी दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, ठीक। लेकिन हमारा 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है। 3 ऑप्शन ये अगर हम देखें तो 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मेरे अलावा इन परिणाम का यूज़ कौन करेगा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये भी सही है ऑप्शन। और कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा, ये भी सही है। और उच्चतम अंक पाने में मदद मिलेगी, ये मान लीजिए ठीक नहीं है, लेकिन 1 2 3 तो सही है। तो हम किस ऑप्शन को लगाएंगे,
हम किस ऑप्शन को लगाएंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को आंसर दिया। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश वर्जन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, ठीक, 1, 2 और 3 तीनों दिया गया है। तो ये ऑप्शन जो है वो, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, 1, 2 और 3, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आपने हिंदी से लगाया तो भी आप पहला ही लगाइए, क्योंकि सीटेट की टाइपिंग में ये मिस्टेक है और इस पेपर में बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो स्पेलिंग्स देखा भी होगा। Who is going to use the result beside me? And what is the best way to find out learning curves of individual students? उसके बाद which method would help me to reflect my pedagogy? मेरे पेडागोजी पर चिंतन करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो उपयुक्त रहेगा। विच मेथड वुड हेल्प टू लेवल एंड सेग्रीगेट, हाँ, लेवल और सेग्रीगेट जो है बिल्कुल भी गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल और सेग्रीगेट करने की बात की गई है, ठीक। और यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा गया है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। दोनों ऑप्शन से एकदम अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन से एकदम अलग अलग है। तो आप इंग्लिश के ही उस पर जाइए, क्योंकि सेंट्रल लेवल का पेपर है और इसमें हिंदी को ही महत्व दिया जाता, मतलब सॉरी, इंग्लिश में जो क्वेश्चन सही रहते हैं उसी को माना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 हो गए। फोर्थ ऑप्शन ही दोनों में एकदम अलग अलग है। सेग्रीगेट करना, लेवल लगाना बच्चों को एकदम ही गलत है, ये एकदम होगा ही नहीं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन जो है तीनों, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अभी तक आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक इसके पहले हम 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं 4 वीडियोस के अंदर। आज हमने 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए, ठीक। तो 75 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे ही 15 क्वेश्चन करके मैं आपको पूरे CDP का पोर्शन करवा दूँगी, और ऐसे ही हिंदी का भी करवाएंगे और इंग्लिश का भी, और EVS पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी भी, और EVS का कंटेंट वाला पोर्शन भी। प्रीवियस ईयर के सारे चीज़ें हम देख लेंगे। और जो भी सीरीज को देख रहा है, अगर यहाँ से भी अपने नोट्स को प्रिपेयर कर ले कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस पॉइंट को प्रिपेयर करना है, तो भी उसका अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड जो नोट्स होता है वही सबसे बेस्ट नोट होता है, क्योंकि वो रियल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं और वही जो होता है हमारा बेस्ट गाइड भी होता है, ठीक। तो अगर आपको चैनल के कॉन्टेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को